हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ज्योमेट्री क्या है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और भी बहुत सारे हमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले कुछ अजम्पशंस हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम करती है। सबसे पहली तो ये है कि जो लाइगेंड है वो जब इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो जो ये बॉन्ड अराइज हुआ है, ये बॉन्ड अराइज हुआ है डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो लाइगेंड ने मेटल को डोनेट किए हैं। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए हैं लाइगेंड ने, जब वो इस सेंट्रल मेटल आयन के पास जाएंगे तो उसके पास कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर क्या कर सके, स्टे करवा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है भाई, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अराइज होते हैं। वो होते कैसे हैं, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो इसमें क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ होती है किसकी, ऑर्बिटल्स की, और वो भी किसकी, मेटल एटम की। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी हेल्प से बहुत सारे सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं, जिनकी सभी की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अजम्पशन ये थी कि जो ये बॉन्ड अराइज हुआ है मेटल और लाइगेंड के बीच में, ये इसके डोनेशन के थ्रू हुआ है जब लाइगेंड ने इसको डोनेट किए हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसे ठहरने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेटल एटम जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये सारे के सारे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आए हैं उन सभी की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे कितने टाइप्स की ज्योमेट्री हैं, फिर इसके बाद उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनके अंदर कौन से टाइप का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड, उनके अंदर कौन से टाइप का ऑर्बिटल यूज हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे बेसिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2। यानी कि इस केस में सेंट्रल मेटल एटम को टू लाइगेंड्स ने क्या किया हुआ है, इस तरीके से सराउंड किया हुआ है, जो इसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है इसे हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री, इसे हम बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है एसपी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसके अंदर, एसपी। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे कोई डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा है। दूसरी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 3। जब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो उस टाइम पे क्या होगा, जब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। ठीक है, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है इट इज सराउंडेड बाय 3 ligands which are arranged in that manner that will they form ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे ऐसा कोई डी ऑर्बिटल यूज नहीं होता। इसके बाद जो
कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हो सकती है sp3 या फिर dsp2। ठीक है, अगर sp2 हुआ, dsp2 हुआ और या फिर sp3 हुआ, तो इन दोनों केसेस में जो ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट होगी। अगर sp3 हुई तो इस केस में होगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, इस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसके अंदर तो ऐसे कोई डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इससे आगे जो ये डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है इसके अंदर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ऑर्बिटल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अगर आप इनकी शेप की बात करोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इस तरीके से 4 लाइगेंड्स के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है। इस तरीके से ये ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। दूसरा, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर dsp2 हुआ, इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम है इट इज सराउंडेड बाय 4 ligands इन दिस मैनर, इन दिस मैनर। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये होती है स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। ऐसे लगता है जैसे एक ही प्लेन में, जैसे ये बोर्ड है इसको आप एक प्लेन मान लीजिए, एक्स और वाई, हर एक कोने पे क्या होगा, लाइगेंड होगा और बीच में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरीके से इनकी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 5। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलती है। एक और हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है d sp3, इसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस तरीके से मेटल होगा, 3 लाइगेंड्स इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे और 2 जो लाइगेंड्स होंगे वो एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद नेक्स्ट है dsp3। इस केस में क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस केस में आपको स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगी। इस तरीके से 4 लाइगेंड्स इसको सराउंड कर रहे होंगे। ये है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर और एक लाइगेंड अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और ये क्या करेगा, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर थी हमारे पास थी sp3d की, और ये है dsp3 की। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में क्या आएगा भाई, sp3d2 इस तरीके से हो सकता है, या फिर d2sp3 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। इस केस में तो dz² यूज हो रहा है, और जो लास्ट वाला है इस केस में dz² और dx² यूज हो रहा है। dz² और dx² ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये जो डी ऑर्बिटल्स आए हैं इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास टोटल 5 सब डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर।
तो इस तरीके से सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ये आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। मेटल होगा, सराउंडिंग में लाइगेंड्स होंगे, एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। इस तरीके से आपको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलेगी sp3d2, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आगे। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हमने यूज की है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इसमें आपको दो केस स्टडी करने हैं कि जब इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं और जब आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। तो होता क्या है, जब इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो इस केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये कैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की ns np nd, ठीक है, और इसके अंदर जो ऑर्बिटल होगा वो n-1d होगा, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर होगा इससे जो डी ऑर्बिटल का जो नंबर होगा, जैसे n जो हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे 4s 4p हो सकता है और यहाँ पे क्या होगा 3d, 4s 4p और यहाँ पे क्या होगा 3d। तो ये जो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख रहे हैं 4, 3 और 4, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी n की जो ये वैल्यू है ये चेंज हो रही है, मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे आउटर डी ऑर्बिटल की, जब आउटर डी यूज होंगे, जब आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज होंगे, इस केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल रिमेन सेम। ये कैसा रहेगा, इट विल बी सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, इनमें क्या होगा भाई, n-1 जो d होगा, फिर ns np nd। तो इस केस में ये वाले सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, यूज होंगे। तो इस केस में सारे के सारे हम 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, 4s 4p 4d। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो आउटर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए ना कि इनर डी वाले, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ, तो यहाँ पे 4d यानी आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए। उसकी वजह से क्या हुआ, सभी का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो क्या रह गया, सेम रह गया। लेकिन इस केस में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डोनेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे लाइगेंड्स कितने टाइप के हैं। अगर आप डोनेशन स्ट्रेंथ की बात करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन स्ट्रेंथ, जो लाइगेंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। लाइगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरे क्या होते हैं, वीक लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स वो होते हैं जिनके पास कार्बन या फिर नाइट्रोजन जैसे डोनर एटम्स हों।
लेकिन अगर आप वीक लाइगेंड्स की बात करोगे, इनके पास ये दो डोनर एटम्स नहीं होंगे, इनके पास ऑक्सीजन हो सकता है या फिर हेलोजन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद होता है ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो दोनों होंगे ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। और इस साइड पे ये कैसे होंगे? वीक होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे आप इस साइड जाते हो तो यहाँ पे जो डोनेशन स्ट्रेंथ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड एंड वीक लाइगेंड। अगर आप स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड के बीच में डिफरेंस की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? पेयर कर सकता है। सो इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, इफ रिक्वायर्ड दे कैन पेयर, इफ रिक्वायर्ड दे कैन पेयर डी इलेक्ट्रॉन्स, और ये नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या करते हैं? दे जनरली फॉर्म इनर डी कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे जिनके अंदर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे भाई? इसमें आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स की क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पेयरिंग की वजह से, क्योंकि पेयरिंग की कैपेबिलिटी इनके पास होती है, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या कर देता है? पेयरिंग कर देता है उनकी, अगर हो पाई तो। अगर कोई अनपेयर्ड बचा तो वो रह जाएगा। अगर सारे के सारे अनपेयर्ड हुए तो उस केस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो ये क्या करते हैं? ये जनरली फॉर्म करते हैं, दे जनरली फॉर्म डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर आप वीक लाइगेंड्स की बात करोगे तो ये पेयरिंग नहीं कर पाते और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस के क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं जनरली। तो दे फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जनरली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की। ये हमने अभी 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये पेयरिंग कर सकते हैं, ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं,
ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिनके पास जो स्पिन कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये जो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होता है, लो होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, लो स्पिनिंग होती है उनकी पेयरिंग की वजह से। इस केस में क्या होता है भाई, इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर 3D सीरीज हमें दी हुई है, ठीक है, इन सभी को आप कनेक्ट करते चलिएगा। अगर 3D सीरीज दी हुई है, जैसे शक्ति व क्र मन फी को नी कु जन, अगर इन सभी में आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +2, तो इनका जो नंबर होगा, इनका जो नंबर होगा वो सभी के सभी इनके सीरियल नंबर के बराबर होगा, ठीक है। सीरियल नंबर के बराबर होगा। जैसे इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे 3D1 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। इस टाइप के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। अगर इसमें टाइटेनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिले तो यहाँ पे 3D2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपका वेनेडियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिले तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। अगर क्रोमियम का केस हो, इसमें अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो यहाँ पे आपको 3D4 देखने को मिलेगी, यहाँ पे 3D5, यहाँ पे 3D6, यहाँ पे 3D7 और यहाँ पे 3D8, यहाँ पे 3D9 और यहाँ पे 3D10। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी जब हर एक एलिमेंट अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ये सभी के सभी अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शो करेंगे अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस इज सेम फॉर नेक्स्ट सीरीज एज वेल। अगर ये 3D सीरीज थी, 4D सीरीज के लिए भी और 5D सीरीज के लिए भी ये सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन जनरली हमें बात करनी है सिर्फ 3D ऑर्बिटल्स की, ठीक है। 3D इन एलिमेंट्स की हमें बात करनी है जो कॉम्प्लेक्सेस की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है और किस तरीके से आप बता पाएंगे कौन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, कौन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बेसिस पे। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है NiCN4 2 NiCN4 2 ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके मेरे को ये सारे के सारे पैटर्न्स मेरे को डिस्कस करने हैं कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इनके अंदर मेंशन करनी है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे निकल का मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो इसको तो मैं लिखूंगा x से प्लस इसके साथ में जो लाइगेंड्स दिए हुए हैं उनके चार्जेस को मेंशन करूंगा और इसको मैं इक्वल पुट करूंगा टोटल चार्ज के। तो यहाँ पे जो साइनाइड दिया हुआ है, एक साइनाइड के ऊपर होता है -1 का चार्ज और है कितने, टोटल 4, और इक्वल्स टू में टोटल चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कितना है, वो है -2। कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली, ठीक है, जिसके अंदर मेटल प्लस लाइगेंड दोनों होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो निकल है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -4, उधर जाके +4 का हो जाएगा,
तो +4 और -2 जो होगा ये +2 आएगा। ठीक है, तो निकल के क्या आएगा भाई +2। और हमें ये पता है जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो, तो ये अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। यानी निकल के पास 3d8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नॉर्मली निकल की क्या होती है, आर्गन 4s2 3d8। लेकिन अब क्या है, निकल 2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। तो यहाँ पे 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज होते हैं सबसे पहले, भरे भी पहले 4s में जाते हैं और निकलते भी सबसे पहले 4s में से ही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो d ऑर्बिटल के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, टोटल 8। इस तरीके से आप फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। ये क्या है, 3d ऑर्बिटल है, राइट। अब होगा क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास कौन सा लाइगेंड दिया हुआ है, Cn यानी साइनाइड। अब हमें ये पता है कि भाई जिस भी लाइगेंड के पास कार्बन या फिर नाइट्रोजन हो तो वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा और उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो पेयरिंग कर सकता है। वो क्या कर सकता है, पेयरिंग। तो यहाँ पे जो ये साइनाइड आयन होगा ये इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। ये इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होगी। ये जो d ऑर्बिटल है ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी 3d ऑर्बिटल के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद होगी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होंगे उसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इसको। अब हमें ये पता है 3d के बाद क्या होता है, 4s। ठीक है, 4s के बाद क्या होगा, 4p, और 4p के बाद होगा 4d। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें फिलहाल के लिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, 4। तो ये चारों जो साइनाइड आयन होंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो एक जो लाइगेंड होगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ताकि वो उसके साथ बॉन्डिंग कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये इस तरीके से एक साइनाइड आयन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। दूसरे साइनाइड ने इसके साथ क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। तीसरे साइनाइड आयन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली और चौथे साइनाइड आयन ने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो d ऑर्बिटल यूज हुआ, एक यहाँ पे s ऑर्बिटल यूज हुआ और दो यहाँ पे p के ऑर्बिटल यूज हुए। तो यही है इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2। यानी कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर जो होगी वो क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी। दूसरी बात, इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स की ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। दूसरी बात, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या है, पेयर्ड। कैसे हैं, पेयर्ड। यानी कि ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल होते हैं जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। तो डायामैग्नेटिक क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमने क्या की, डिस्कस की। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और उसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, और अगर इनर डी कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा होगा तो उससे क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है NiCl NiCl4 2- इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमें ये पता है जिसकी कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट उसे हम x मान लेंगे, यानी निकल को x मान लेंगे। इसकी सराउंडिंग में क्या है, 4 क्लोरीन के आयंस हैं, हर एक के ऊपर एक माइनस का चार्ज होता है। तो -1 इंटू 4 क्लोरीन आयंस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो क्या होगा, -2। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी
ये -4 उधर जाके +4, +4 -2, ये कितना हो जाएगा +2। तो आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर देखने को मिलेगी और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसके पास भी क्या होगा, इस तरीके से यही D8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही चीज बनेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे ये दो लोन पेयर ऑफ, ये जो 3 लोन पेयर थे, इनके अलावा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में बच जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे यानी क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि भाई ये जो क्लोरीन है क्या इनकी पेयरिंग कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये कैसा है, वीक लाइगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। इसके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स यूज होंगे पेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से पेयरिंग तो नहीं हो पाई, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए। फर्दर ये क्या करेगा, एस और पी के ऑर्बिटल्स यूज करेगा ताकि ये बॉन्डिंग कर पाए। तो इस तरीके से क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो यहाँ पे एस एक ऑर्बिटल यूज हुआ, पी के 3 यूज हुए, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा भाई, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है NiCO4। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हमें ये पता है कि भाई जिसका कैलकुलेट करना है उसे हम X से डिनोट करते हैं, प्लस हम जो सराउंडिंग लाइगेंड्स हैं उनके चार्जेस को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे कितने हैं भाई, 4 हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO जो है, इसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है और इसके ऊपर टोटल चार्ज भी आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चार्ज 0 होगा, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। X की वैल्यू कितनी है, 0। दूसरी बात, इसकी जो हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर्गन निकल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आर्गन 18 4s2 3d8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और साथ में इसके पास क्या है, 4s के भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4s और ये क्या है 3d। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है क्योंकि इसके पास कार्बन का क्या है, एटम है। ठीक है, कार्बन का एटम है तो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ये क्या करवाएगा, पेयरिंग। अब ये पेयरिंग क्या करवाएगा, इनकी भी पेयरिंग करवाएगा, इसकी तो करवाएगा ही करवाएगा, इसको भी अंदर साइड क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, यानी कि क्या होगा, इसके अंदर शिफ्टिंग होगी इन 4s इलेक्ट्रॉन्स के इनर साइड पे, और आपको इस तरीके से d ऑर्बिटल देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 यहाँ पे हैं, 2 और आ गए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो d ऑर्बिटल था ये कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और अब आउटर जो ऑर्बिटल्स हैं वो यूज होंगे। इस केस में 4s का ऑर्बिटल यूज होगा, फिर 4p का यूज होगा। ठीक है, यानी एक कार्बन मोनोऑक्साइड इसको जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इसको करेगा, तीसरा इसको करेगा, और चौथा क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। यानी कि यहाँ पे एक s 3 p ऑर्बिटल्स यूज हुए और यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिल रहा, तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसका नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, FeCO5। यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे, जिसका कैलकुलेट करना है x,
कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता और ये कितने हैं 5, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, एंटिटी के ऊपर 0। तो x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 0, x की वैल्यू कितनी आई है 0, यानी इसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, जो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, यानी डी ऑर्बिटल के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर्गन 18 4s2 3d6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो डी ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 होंगे और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ये जो लाइगेंड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है स्ट्रॉन्ग, तो CO कैसा है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी कैसे हो जाएंगे पेयर, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे भाई, पेयरिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। फर्दर उसके बाद क्या होगा, इसके पास s के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसके पास s के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें ये पता है कि ये जो s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अंदर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये भी ऑर्बिटल खाली हो गया। फर्दर यहाँ पे क्या बचते हैं, p के 3 ऑर्बिटल बचते हैं और p3। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डोनेशन शुरू करेगा। पहला जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो इसे इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। तो इस तरीके से पांचों ने क्या कर लिया, इसके साथ पेयरिंग कर ली। ठीक है, बॉन्ड बनाने शुरू किए और यहाँ पे क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल यूज हुआ, एक s का और 3 p के, तो यहाँ पे DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिली। इस केस में क्या हुआ भाई, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको कोई ऐसा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर है। कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। दूसरी बात, इसके अंदर इनर डी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर इनर डी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है और इनर डी ऑर्बिटल्स इसने क्या किए हैं, यूज किए हैं। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ये कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल, ये कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलते हैं, इनकी अरेंजमेंट देखने को मिलती है। फर्दर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है K3MnCN6। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है K3MnCN6, K3MnCN6। यहाँ पे हमें सबसे पहले चार्ज को कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना है उसे हम x मान लेंगे। साथ में हमारे पास लाइगेंड्स दिए हुए हैं कितने, 6, हर एक के ऊपर चार्ज साइनाइड के ऊपर होता है -1। टोटल चार्ज की हम बात करते हैं, देखिए इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर, यानी ये सिर्फ ब्रैकेट वाली आपको देखनी है, इसके ऊपर आपको चार्ज पता करना। देखिए बाहर काउंटर आयन कितने हैं, 3 पोटेशियम आयन है, एक के ऊपर कितना होता है +1, तो 3 + 3 का चार्ज ये लेके जाएंगे क्योंकि 3 पोटेशियम आयन्स है। ठीक है, साथ में क्या होगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज भी तो इसको देके जाएंगे, तो यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा, -3 का, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर होगा -3। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, x -6 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू कितनी आएगी, +3, तो +3 का इसके ऊपर mn के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। और यहाँ पे हमें एक बात पता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ठीक है, 3d5, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नॉर्मली वो होती है आर्गन 18 4s2 3d5, लेकिन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, 2 तो जाएंगे S से, एक जाएगा D से,
तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 18 3d4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लाइगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसे तो पेयरिंग करवानी चाहिए, तो ये क्या कर देगा, ये पेयरिंग कर देगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मैक्सिमम डी ऑर्बिटल्स हैं वो सिर्फ दो ही यूज होंगे। कितने, सिर्फ दो, एक तो ये और एक ही, सिर्फ दो डी ऑर्बिटल यूज होंगे। आप अननेसेसरी पेयरिंग मत कीजिए। ठीक है, अगर आप पेयरिंग करने के लिए आते तो यहाँ पे 3 डी ऑर्बिटल्स खाली हो जाते, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाते और ये डी ऑर्बिटल भी खाली हो जाते, यानी कि यहाँ पे आप थ्री डी ऑर्बिटल यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मैक्सिमम सिर्फ दो ही डी ऑर्बिटल्स यूज करने हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक, ये यहीं पे रह जाता है। ठीक है, सिर्फ दो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं इनके अंदर, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो 6 साइनाइड आयंस हैं वो पेयरिंग करना शुरू करेंगे, और वो भी किसमें, जो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन शुरू होगी। 1 2 फ्रॉम 1 साइनाइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेकंड साइनाइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम थर्ड साइनाइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोर्थ साइनाइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिफ्थ साइनाइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिक्स्थ साइनाइड आयन। तो यहाँ पे D2 एक S का P3, तो D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलती है। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ पे इनर डी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा इसका नेचर, क्योंकि यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बच गए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और नोट करवाना चाहूंगा, इसे आप नोट में लिख लीजिएगा कि जब NH2 इथेन 1,2 डाई अमीन, ऑक्सैलेट और वाटर ये आपको दिए हुए हों, ये सिर्फ पेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की किसके साथ, दे ओनली पेयर विद कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। सिर्फ ये कोबाल्ट के साथ क्या करेंगे, पेयरिंग शो करेंगे। और जो 4D और 5D है, जो 4D और 5D के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये मेटल्स के साथ पेयरिंग करते हैं, ये मेटल्स के साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे लेड एंड पैलेडियम, ये इन सब के साथ क्या कर लेते हैं, इजीली पेयरिंग कर लेते हैं। तो यही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।